चंदनवन के घने पेड़ों के बीच, बरगद के विशाल तने के नीचे एक हलचल है। चींटियों की सेना दिन रात मेहनत कर रही है। मिट्टी के कणों को ढोना, अनाज के दाने इकट्ठा करना और सर्दियां आने से पहले अपनी बाम्बी को मजबूत करना ही उनका इकलौता लक्ष्य है। रानी चींटी हर कोने पर नजर रखती है, काम की गति को तेज करती है। तभी दूर कहीं जमीन पर एक लयबद्ध कंपन महसूस होता है। धूल उड़ने लगी है। हवा में पेड़ों के पत्ते थरथराने लगे हैं। वह कंपन धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। मिट्टी के ढेर ढहने लगे हैं। चींटियों की कतारें टूट गई हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही हैं। सामने से एक भारी साया तेजी से बढ़ रहा है। गजराज हाथी जंगल की शांति को रौंदते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। चींटियों की मेहनत से बनी बाम्बी उसके रास्ते में है। कोई रास्ता नहीं बचा है। अगला कदम सीधा उनके घर पर गिरने वाला है। जमीन कांप रही है और चींटियों की बस्ती में सन्नाटा पसर गया है। गजराज का भारी पैर जमीन पर पड़ता है। मिट्टी के ढेर भरभरा कर गिर जाते हैं। चींटियों की बाम्बी एक झटके में चपटी हो गई है। धूल के गुबार में कई चींटियां दबी हुई तड़प रही हैं। रानी चींटी मलबे के बीच से बाहर निकलती है। वह गजराज के सामने जाकर अपने आगे के पैर ऊपर उठाती है। रास्ता बदलने का संकेत देती है। गजराज रुकता है। वह अपनी छोटी आंखों से नीचे की ओर देखता है। एक ठंडी हंसी उसके गले से निकलती है। वह अपनी सूंड हवा में लहराता है और रानी के पास की जमीन पर जोर से पटक देता है। मिट्टी फिर से उछलती है। गजराज गर्जना करता है, तुम जैसी तुच्छ जीव मुझे रास्ता दिखाएंगी। वह फिर से अपना पैर उठाता है और पास की बची खुची बस्ती को कुचल देता है। वह बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाता है। रानी अपनी घायल सैनिकों को देखती है। उसके पास कोई शब्द नहीं है। वह मलबे से एक सूखा पत्ता हटाती है। एक घायल चींटी को सहारा देती है। हर चींटी के शरीर से खून और धूल मिल रही है। सन्नाटे के बीच रानी के एंटीना स्थिर हो जाते हैं। वह अपनी सेना के बचे हुए सदस्यों को घेरे में लेती है। बदले की एक ठंडी चिंगारी अब हर चींटी की आंखों में दिखाई दे रही है। रानी चींटी मलबे के बीच खड़ी होती है। वह अपने साथियों के पास जाती है। उनके एंटीना को स्पर्श करती है। वह कोई शोर नहीं करती, केवल एक शांत आदेश देती है। शक्ति आकार में नहीं, एकता में है। उसकी बात सुनकर घायल चींटियां उठ खड़ी होती हैं। वे अपने बिखरे हुए साथियों को इकट्ठा करती हैं। एक नई रणनीति बन रही है। वे घास के तिनकों और मिट्टी के बीच से रास्ता बनाती हैं। रानी सबसे आगे है। धीरे धीरे जंगल का कोना कोना चींटियों से भर रहा है। वे किसी बड़े हमले की तैयारी में हैं। सूरज डूब चुका है। जंगल में रात का गहरा सन्नाटा है। गजराज एक विशाल पेड़ के नीचे गहरी नींद में है। उसके खर्राटे से हवा में एक लयबद्ध शोर है। वह बेखबर है कि उसकी शक्ति के नीचे क्या पल रहा है। हजारों चींटियां अब पेड़ की जड़ के पास पहुंच गई हैं। वे एक काले धागे की तरह गजराज के विशाल पैरों की ओर रेंग रही हैं। उनके चलने की आवाज नहीं है, पर उनके होने का भार महसूस हो रहा है। वे गजराज के खुरदरे पैरों पर चढ़ना शुरू करती हैं। एक के बाद एक वे ऊपर बढ़ रही हैं। हाथी का शरीर एक पहाड़ जैसा है और ये नन्ही चींटियां उस पहाड़ को धीरे धीरे घेर रही हैं। रात की खामोशी में एक अदृश्य खतरा गजराज के करीब पहुंच चुका है। हजारों चींटियां गजराज के अंगों के भीतर समा जाती हैं। एक दल उसकी सूंड की नरम गुहा में घुसकर काटने लगता है। दूसरा दल उसके कानों के भीतर गहराई तक पहुंच जाता है। गजराज के शरीर में अचानक एक तीखी जलन दौड़ती है। वह झटके से आंखें खोलता है। उसकी जलन चल के भीतर गहराई तक पहुंच जाता है। सूंड हवा में छटपटाती है। चींटियां अंदर तक धंसती जा रही हैं। गजराज सूंड को जमीन पर जोर से पटकता है, लेकिन चींटियां अपनी पकड़ नहीं छोड़तीं। वह अपना विशाल सिर पेड़ों के तनों पर दे मारता है। सूंड के भीतर का दर्द असहनीय है। वह अपनी सूंड को आपस में लपेटता है, लेकिन हर हरकत के साथ
चींटियां और अंदर तक पहुंच जाती हैं। हाथी की दहाड़ जंगल के सन्नाटे को चीर देती है। वह अपने पैरों से जमीन खुरचता है, धूल उड़ाता है, लेकिन कोई बाहरी शत्रु सामने नहीं है। वह लड़खड़ाता है। उसके विशाल शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। दर्द के कारण वह बेहाल है। एक के बाद एक चोट उसके शरीर को तोड़ रही है। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उसकी विशालकाय काया अब कांप रही है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाता है, लेकिन उन नन्ही चींटियों के वार के सामने उसकी ताकत बेकार साबित हो रही है। गजराज की आंखें दर्द से लाल हो गई हैं। वह धूल में लथपथ जमीन पर पड़ा कराह रहा है और चींटियां लगातार अपना प्रहार जारी रखती हैं। गजराज की सांसें उखड़ रही हैं। वह मिट्टी में अपना सिर पटकना बंद कर देता है। उसके शरीर की सारी अकड़ पिघल चुकी है। वह अपनी भारी सूंड को जमीन पर सपाट बिछा देता है। उसके कांपते हुए होंठों से एक धीमी, दबी हुई आवाज निकलती है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, हार स्वीकार करते हुए। रानी चींटी उसके सामने आकर रुकती है। वह अपने एंटीना हिलाती है। एक सूक्ष्म संकेत मिलते ही चींटियों का सैलाब गजराज के शरीर से नीचे उतरने लगता है। वे व्यवस्थित रूप से वापस जमीन पर उतरती हैं और कतारबद्ध होकर अपनी बाम्बी की ओर बढ़ जाती हैं। गजराज अब हिलने की स्थिति में नहीं है। वह लंबी सांसें ले रहा है। जंगल का शोर थम गया है। हवा में एक अजीब सी शांति है। गजराज धीरे से अपना भारी शरीर घुमाता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर वापस चल देता है। चींटियां अपने टूटे हुए घर के मलबे को फिर से व्यवस्थित करना शुरू करती हैं। वे मिट्टी के ढेरों को जोड़ रही हैं। सूरज की पहली किरणें बरगद के पेड़ पर पड़ती हैं। जंगल की हरियाली फिर से स्थिर है। एक विशाल बल ने आज नन्ही सी एकता के सामने घुटने टेक दिए हैं। चींटियां अपने काम में जुटी हैं। अनुशासन और आपसी सहयोग से उन्होंने जो हासिल किया वह किसी भी शारीरिक ताकत से कहीं अधिक मजबूत साबित हुआ। जंगल में अब वही पुरानी खामोशी है, लेकिन आज यह डर की नहीं बल्कि संतुलन की खामोशी है।